हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग मोटिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। यानी हम लोग देखेंगे कि अभिप्रेरणा या प्रेरणा या मोटिवेशन क्या होता है और इसकी किसी भी व्यक्ति, किसी भी बालक, किसी भी स्टूडेंट के लिए कितनी जरूरत होती है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको अपने जीवन में हर कार्य करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, और बिना मोटिवेशन के बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारे काम को नहीं कर पाते हैं या अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। तो आइए चलिए देखा जाए कि ये मोटिवेशन होता क्या है और इसकी कितनी जरूरत लोगों को पड़ती है और इसके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। सक्सेस के लिए है, एटीट्यूड के लिए है, गोल के लिए है, नए नए आइडियाज के लिए है, सपोर्ट के लिए है, परफॉर्मेंस के लिए। यानी इन सारी चीजों के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। बिना मोटिवेशन के व्यक्ति इन सभी क्षेत्रों में बेहतर कार्य नहीं कर सकता। तो इसीलिए हर समय, हर जगह जब जब किसी व्यक्ति को थोड़ी सी निराशा नजर आए या थोड़ा सा विचलन दिखे तो उसको मोटिवेट किया जाना चाहिए। तो आइए चलिए देखते हैं कि मोटिवेशन को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है या इसको कैसे देखा जाता है। देखिए, अभिप्रेरणा, देखिए इसको चाहे अभिप्रेरणा कहिए, चाहे मोटिवेशन कहिए, चाहे प्रेरणा कहिए, आप किसी भी तरीके से कहेंगे तो इंग्लिश में देखिए इसको मोटिवेशन के नाम से जाना जाता है और सभी स्टूडेंट इससे बहुत अच्छे तरीके से परिचित होंगे। आजकल ज्यादातर स्टूडेंट में देखा जाता है कि वो बहुत ज्यादा मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, मोटिवेशनल बातें सुनते हैं, लेकिन सुन के ही रह जाते हैं, उस प्रकार का कार्य नहीं करते। वो सोचते हैं कि केवल मोटिवेशनल वीडियो देख लेने से हमारा कार्य होगा। नहीं, मोटिवेशनल वीडियो देखने से या मोटिवेशनल बातें सुनने से ही काम नहीं होता है, आपको मेहनत भी करने की जरूरत पड़ती है। देखिए मोटिवेशन क्या है। देखिए मोटिवेशन जो है मानसिक स्थिति या शक्ति है जो किसी व्यक्ति को किसी विशेष कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। यानी यह एक प्रकार का जो पावर है या मेंटल स्थिति है, सिचुएशन है, जिससे किसी व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करने के लिए जो प्रोत्साहन मिलता है। देखिए यह वह आंतरिक या बाहरी क्रिया है जो किसी व्यक्ति को किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक्टिव करती है, यानी सक्रिय करती है। देखिए मोटिवेशन के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार, ऊर्जा और प्रयास को जो दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब देखिए अभिप्रेरणा या मोटिवेशन कितने प्रकार की होती है उसको हम लोग देख लेते हैं, यानी यह किस किस प्रकार की होती है। देखिए पहला हो गया आंतरिक प्रेरणा, यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहा जाता है। यह प्रेरणा देखिए किस प्रकार की होती है। इस प्रकार की प्रेरणा देखिए व्यक्ति के भीतर से आती है, यानी वह खुद ही अपने आप उत्पन्न होती है और इसमें किसी प्रकार के बाहरी इनाम या दबाव पर निर्भर नहीं होता है। देखिए इस प्रकार की जो प्रेरणा होती है इसमें व्यक्ति अपने आप खुद सुख महसूस करता है, संतुष्टि या संतोष महसूस करता है और व्यक्तिगत विकास के लिए कार्य करता है। इस प्रकार की अभिप्रेरणा जो है वो कहलाती है आंतरिक। यानी इस प्रकार की अभिप्रेरणा में बालक को अपने आप संतुष्टि मिलेगी, यानी उसको किसी चीज में सफलता मिल रही है, कहीं वो बेहतर कार्य कर रहा है तो खुद ही खुश होगा, और उस प्रकार की जो अभिप्रेरणा होती है वह बालक को हमेशा बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। अब देखिए जो इसकी जो कुछ उदाहरण है, देखिए क्या क्या है। देखिए इस प्रकार की जो अभिप्रेरणा होती है इसमें बच्चा देखिए नई भाषा को सीखने का उसके अंदर हमेशा शौक होता है। इस प्रकार के बच्चे देखिए पेंटिंग करना उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, उनको बहुत ज्यादा खुशी होती है जब कुछ बनाते हैं, कुछ करते हैं तो उनको अपने में खुद खुशी, कोई उनकी प्रशंसा करे ना करे, लेकिन यदि उनको अच्छी लग रही है तो खुद ही बहुत बेहतर महसूस करते हैं। अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए देखिए वो किताबें पढ़ते हैं और किताबें पढ़ना उनको अच्छा लगता है। तो इस प्रकार के उदाहरण जो है आंतरिक अभिप्रेरणा। किसी व्यक्ति को देखिए बहुत ज्यादा लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है फिर भी किताब नहीं उठाते हैं,
फिर भी शॉर्टकट तरीका ढूंढते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने द्वारा खुद ही प्रेरित हो जाते हैं और फिर किताबों को पढ़ते हैं, नई नई चित्रकारियां बनाते हैं, नई नई चीजें, भाषा सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए इस प्रकार की जो अभिप्रेरणा होती है, मोटिवेशन होता है, इसमें आत्मसंतोष बहुत ज्यादा होता है। बच्चा आत्मसंतोष पर आधारित होता है। यह देखिए जो अभिप्रेरणा होती है दीर्घकालिक होती है और अस्थायी होती है। यानी इस प्रकार की प्रेरणा यदि किसी बच्चे को मिल रही है, खुद से संतुष्ट हो रहा है, खुद से खुश हो रहा है, हमारी जो विशेषता है हम वही हमारे लिए अच्छी है, हम जैसे हैं वैसे अच्छे हैं, दूसरे से तुलना नहीं करता है, वो बच्चा बहुत बेहतर करता है। और देखिए इसी प्रकार की जो ये होती है दीर्घकालिक और अस्थायी होती है, परमानेंट होती है। इस प्रकार की अभिप्रेरणा से देखिए जो बच्चे की पर्सनालिटी होती है बहुत बेहतर रूप से डेवलप होती है। अब देखिए जो अगली अभिप्रेरणा या प्रेरणा है उसको कहा जाता है बाहरी प्रेरणा, यानी एक्सट्रिंसिक। इसमें देखिए क्या होता है, बच्चा बाहरी तत्वों के द्वारा, जैसे पुरस्कार के द्वारा, धन के द्वारा, मान्यता के द्वारा या प्रशंसा के द्वारा प्रेरित, यानी उसको किसी प्रकार का पुरस्कार दिया जाए, पैसे दिए जाए, किसी के द्वारा मान्यता प्रदान की जाए और प्रशंसा की जाए, तब उसको वह कार्य करने में अच्छा लगता है, वह कार्य करता है। लेकिन जैसे ही इन सब चीजों को उसको नहीं दिया जाता है तो बच्चा वो काम नहीं कर पाता। तो इस प्रकार की जो अभिप्रेरणा होती है वो देखिए अल्पकालिक होती है। देखिए इस प्रकार की अभिप्रेरणा में देखिए जब व्यक्ति किसी लक्ष्य को बाहरी लाभ प्राप्त करने के लिए करता है तो यह बाहरी अभिप्रेरणा। देखिए इस प्रकार की अभिप्रेरणा में क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इसके उदाहरण देख लीजिए। परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए पढ़ाई करना, यानी कुछ बच्चे पढ़ाई इसलिए करते हैं कि हमको ज्यादा नंबर मिल जाए, उनको केवल नंबर से मतलब होता है, उनको अपने ज्ञान से मतलब नहीं होता, अपनी अंदर की संतुष्टि से मतलब नहीं होता, उनको दूसरे को दिखाने का बहुत ज्यादा शौक होता है। तो इस प्रकार की जो होती है वो आंतरिक अभिप्रेरणा के लक्षण में आती है। पदोन्नति के लिए कड़ी मेहनत करना, वो बच्चे हमेशा सोचते हैं कि हमारा प्रमोशन हो जाए, हम आगे बढ़ जाएं, जिससे हमको ज्यादा पैसा मिले, ज्यादा पेमेंट मिले। हम खुश हैं कि नहीं उससे नहीं मतलब, उनको उस काम करने से आंतरिक खुशी हो रही है कि नहीं, वो उसमें एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं, उनको आनंद मिल रहा है कि नहीं, वो ये नहीं देखते। वो बस ये सोचते हैं कि मुझे पैसा ज्यादा मिले, बस दिन भर मेहनत करेंगे, खटेंगे, लेकिन खुद का उसका उपयोग उनको नहीं होगा। तो इसका देखिए यही प्रभाव होता है। देखिए पुरस्कार जीतने के लिए खेलों में भाग लेना, अब वो देखिए विभिन्न प्रकार के पुरस्कार को जीतने के लिए कठिन से कठिन खेलों में भाग लेते हैं, उसमें पुरस्कार जीतते हैं, दूसरे के द्वारा प्रशंसा मिलती है, भले से उनके शरीर को कष्ट हो, दुख हो, लेकिन वो पुरस्कार के लिए करते हैं। अगला इसकी देखिए और विशेषता क्या है, ये जो विप्रेरणा है देखिए बाहरी लाभ पर आधारित होती है, यह देखिए अल्पकालिक होती है, यह लक्ष्य केंद्रित प्रयास के लिए होती है। इस प्रकार की अभिप्रेरणा देखिए क्या होगा, जब आपको पुरस्कार नहीं मिलेगा, जब आपकी प्रशंसा नहीं होगा, तो आप क्या हो जाएंगे, डिमोरलाइज हो जाएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे, और फिर आप भविष्य में अन्य कार्य नहीं करेंगे। तो इससे अच्छा है कि आपको खुद से प्रेरित होना चाहिए। आप देखिए कुछ अन्य प्रकार की जो प्रेरणा है उसको भी देखिए। ये जो मैंने अभी आप लोग को प्रेरणा बताया, ये दोनों देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक आंतरिक और बाह्य। अब देखिए जो और भी प्रेरणा है उसमें देखिए कौन कौन सी है। सकारात्मक प्रेरणा यानी पॉजिटिव मोटिवेशन, देखिए इस प्रकार की प्रेरणा में देखिए किसी कार्य को करने के लिए सुखद परिणाम या इनाम का जो मतलब मकसद रहता है। देखिए इस प्रकार की जो मोटिवेशन उसका उदाहरण देखिए, यदि आप मेहनत करेंगे तो आपको इनाम मिलेगा। यानी देखिए जब कोई व्यक्ति इस प्रकार का मोटिवेशन प्राप्त करना चाहता है, उसको मिलता है, तो कहते हैं लोग कि आप मेहनत करोगे तो आपको उसका परिणाम मिलेगा। बेहतर प्रदर्शन करने पर पदोन्नति या वेतन वृद्धि हो। ठीक, अब देखिए नकारात्मक प्रेरणा क्या होती है, नेगेटिव मोटिवेशन। इसमें देखिए भय, दंड या असफलता के डर से आती है। लोगों को लगता है कि मैं यह काम करूंगा, होगा कि नहीं होगा, मैं यह काम करूंगा तो कहीं मुझे दंड न मिले, ठीक है, कहीं मैं असफल न हो जाऊं। देखिए यदि आप समय पर काम पूरा नहीं करेंगे तो आपको दंड मिलेगा। लगता है कि मेरा काम सही नहीं हुआ, टाइम पे नहीं हुआ, तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी,
मेरे ऊपर जुर्माना लगेगा। तो इस प्रकार का डर उनके अंदर हमेशा। खराब प्रदर्शन करने पर नौकरी से निकाले जाने का डर हमेशा रहेगा। उनके अंदर टेंशन बनी रहेगी कि थोड़ा सा मेरा काम गड़बड़ हो गया तो कहीं मुझे नौकरी से निकाल ना दिया जाए, इस कार्य से हटा ना दिया जाए। तो ये निगेटिव अभिप्रेरणा है। अगला देखिए, मूलभूत प्रेरणा यानी बेसिक मोटिवेशन। ये देखिए अभिप्रेरणा जो होती है हमारी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए होती है, यानी हमारी जो मौलिक आवश्यकताएं हैं उनको पाने के लिए हमको जो मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है वो देखिए बेसिक मोटिवेशन है। देखिए इस प्रकार की प्रेरणा देखिए व्यक्ति की जो बेसिक नीड होती है, बुनियादी जरूरत होती है, जैसे भोजन, पानी, सुरक्षा। यह देखिए जो बेसिक मोटिवेशन या बेसिक नीड है अब्राहम मास्लो के द्वारा दिए गए जो आवश्यकता का सिद्धांत है उसके पहले स्टेप से रिलेटेड है। अभी आपको मैं आगे अब्राहम मास्लो के द्वारा दिए गए सिद्धांतों के बारे में भी बताऊं। अब देखिए जो अगली प्रेरणा है वो देखिए सामाजिक प्रेरणा के रूप में जानी, यानी सोशल मोटिवेशन। इस प्रकार की प्रेरणा देखिए व्यक्ति की सामाजिक संबंध, स्थिति और समूह में स्वीकृति से जुड़ी होती है। यानी वह देखिए इस प्रकार की प्रेरणा में दोस्तों से प्रशंसा प्राप्त करना चाहता है, समाज में उच्च स्थान प्राप्त करना चाहता है, यानी लोग उसकी प्रशंसा करें, उसके दोस्त प्रशंसा करें, उसके रिश्तेदार प्रशंसा करें, उसके घर वाले लोग प्रशंसा करें और समाज में उसको लोग बेहतर माने, उसको हमेशा रेस्पेक्ट दें। अगली देखिए जो प्रेरणा है वो सफलता प्रेरणा, अचीवमेंट मोटिवेशन के रूप में जानी जाती है। यह प्रेरणा देखिए किसी व्यक्ति को विशेष क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की इच्छा पर आधारित होती है, यानी किसी विशेष क्षेत्र में वो सफलता प्राप्त करे इसके लिए उसको प्रेरणा की जरूरत पड़ती है, तो यह प्रेरणा कहलाई जाती है अचीवमेंट मोटिवेशन। देखिए इस प्रकार की प्रेरणा से क्या होता है, देखिए खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए, अपने कैरियर में ऊंचाई तक पहुंचने के लिए। अगली देखिए क्या होती है शक्ति प्रेरणा यानी पावर मोटिवेशन। यह प्रेरणा देखिए दूसरों पर अधिकार जताने या नेतृत्व करने की इच्छा पर आधारित होती है। इस प्रकार की प्रेरणा जब किसी को मिलती है तो वह दूसरे के ऊपर अधिकार जमाता है, उसको उसमें मोटिवेट किया जाता है तो वह आगे वो कार्य करता है, नेतृत्व करने की क्षमता आती है, उसको और मोटिवेट कर दिया जाता है तो और बेहतर करता है। देखिए इस प्रकार की जो मोटिवेशन होती है देखिए राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण होती है और किसी टीम का प्रबंधन मैनेजमेंट करने के लिए भी बहुत जरूरी होती है। अगली देखिए प्रेरणा जो है संबद्धता प्रेरणा यानी एफिलिएशन मोटिवेशन है। इसमें देखिए सामाजिक संबंधों और अन्य लोगों के साथ जुड़ने की इच्छा पर इस पे जो संबंध होता है और लोग इसके आधार पर इस प्रकार की प्रेरणा की अपेक्षा रखते हैं। देखिए इस प्रकार की प्रेरणा मिलेंगे लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने की इच्छा रखते हैं। यदि उनको प्रेरित किया जाता है तो वो अपने लोगों के साथ समय बिताते हैं और इससे देखिए सामाजिक संगठन का हिस्सा बनने का वो प्रयास करते हैं। यदि उनको प्रेरणा मिली यानी उनके दोस्तों के साथ, उनके अपनों के साथ अगर समय अच्छा बीता, समय अच्छा रहा तो बार बार उसी प्रकार से वो समय बिताना चाहते। ठीक, अब देखिए इन्हीं से संबंधित अब्राहम मास्लो के द्वारा दो सिद्धांत दिए गए हैं। एक देखिए क्या है कि अब्राहम मास्लो के द्वारा दिया गया अभिप्रेरणा का चक्र है, यानी उन्होंने कहा कि जो मोटिवेशन होता है वो एक चक्र के रूप में कार्य करता है। जैसे ही हमारी एक आवश्यकता पूरी होती है हम फिर दूसरी आवश्यकता को पूरी करने के लिए हमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। तो यह प्रक्रिया देखिए निरंतर चलती रहती है। यह बात कही गई थी अब्राहम मास्लो के द्वारा। देखिए इनका जो सिद्धांत है इसमें देखिए इन्होंने इसको NDAGAR के रूप में शॉर्टकट में प्रदर्शित किया है। देखिए इसमें N का मतलब देखिए क्या है, आवश्यकता यानी नीड, ठीक है। अंतर्नोद यानी D का मतलब है ड्राइव। अगला देखिए A का मतलब है अराउजल, ठीक है। यहां देखिए यहां गोल है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। यहां देखिए अचीवमेंट है और यहां है रिडक्शन इन एराउजल, रिडक्शन इन एराउजल, ठीक है। यानी इस प्रकार फिर लास्ट में क्या हो जाती, आवश्यकता पूर्ण हो जाती।
देखिए ये कह रहे हैं कि व्यक्ति को किसी चीज की आवश्यकता होती है तो उसके अंदर उस कार्य के प्रति क्या होना चाहिए, ड्राइव होनी चाहिए, यानी गति होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, और फिर उसके अंदर उस कार्य को करने के लिए उत्तेजना या उद्वेलन होना चाहिए, तब वो कार्य को करेगा। और जब उत्तेजना आ जाएगी तो वह व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार करेगा, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी उसका जो लक्ष्य रहेगा उसी की दिशा में कार्य करेगा। जब लक्ष्य की दिशा में कार्य करेगा तो उस व्यक्ति को क्या मिल जाएगी, अचीवमेंट मिल जाएगी। और जब व्यक्ति को उपलब्धि मिल जाएगी तो फिर उसकी उत्तेजना में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और फिर वह उस चीज को पूर्ण कर लेगा, प्राप्त कर लेगा। अब फिर दूसरे कार्य के लिए फिर उसको आवश्यकता पड़ेगी तो फिर उसी प्रकार की प्रक्रिया वो करेगा, उसके अंदर ड्राइव उत्पन्न होगी। उस कार्य को करने के लिए ड्राइव का मतलब होता है गति, मोशन, और फिर उसके अंदर उस चीज के प्रति उत्तेजना आएगी, फिर वह लक्ष्य के प्रति व्यवहार करेगा और फिर उसको उपलब्धि मिलेगी, फिर उसके उत्तेजना में कमी आ जाएगी, फिर अगली आवश्यकता पूरी करने के लिए वह प्रयास करेगा। तो उनके द्वारा यही कहा गया कि यह प्रक्रिया जो है निरंतर इसी तरीके से चक्रीय रूप में चलती है। इसके बाद देखिए इन्होंने जो आवश्यकता है उसके लिए जो है मोटिवेशन की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसीलिए उन्होंने अपना एक आवश्यकता का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था। और इन्होंने अपने इस आवश्यकता के सिद्धांत में 5 प्रकार की आवश्यकताओं को बांटकर बताया है, और जिन आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसी के नाम से इस सिद्धांत का नाम है मास्लो का आवश्यकता का सिद्धांत, यानी मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। ये भी देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस प्रकार की जो 5 स्तर है उसमें देखिए सबसे पहला जो है इन्होंने शामिल किया है शारीरिक आवश्यकता को, यानी जब व्यक्ति अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत समझता है तो वो पहले स्टेज में आती है। और देखिए जो सबसे पहले स्टेज की जो शारीरिक आवश्यकता है उसमें देखिए व्यक्ति भोजन, पानी और नींद जो है अच्छे तरीके से प्राप्त करना चाहता है। उसको अच्छा भोजन मिले, अच्छा शुद्ध जल मिले, उसको अच्छे से नींद मिले, उसको अच्छे कपड़े पहनने के लिए मिले। तो इस प्रकार की जो चीजें होती हैं वो शारीरिक आवश्यकता में आती हैं, और कुछ लोगों को इन सब चीजों को पाने के लिए भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। दूसरी देखिए उन्होंने बताया सुरक्षा की आवश्यकता। जब यह आवश्यकता पूर्ण हो जाएगी तब व्यक्ति के अंदर देखिए अपनी सुरक्षा के लिए मोटिवेशन जरूरत पड़ती है, यानी उसको प्रेरित होना पड़ता है, और फिर वह देखिए अपनी सुरक्षा प्राप्त करेगा और उस सुरक्षा में क्या चाहेगा, स्थिरता, यानी ये चीजें उसकी बनी रहे, यानी भोजन, वस्त्र, आवास, पानी, नींद उसको मिले और उसके साथ साथ उसको सुरक्षा भी मिले, और मिले ही नहीं वो हमेशा स्थिर बनी रहे। तो उसके लिए उसको प्रेरणा की जरूरत पड़ती है। फिर उसके बाद देखिए इन सब चीजों की प्राप्ति हो जाने के बाद फिर उसकी आवश्यकता बदलेगी। अगली आवश्यकता क्या हो जाएगी, उसको प्रेम चाहिए लोगों से, यानी लोग उसके साथ प्रेम करें, उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, उससे प्रेम से बातें करें, और उसके ढेर सारे दोस्त हों, उसके बहुत सारे लोग उसके साथ रहें, उससे जुड़े। तो इस प्रकार की आवश्यकता उसके अंदर जब आएगी तो फिर उसको मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर अगली बार जब इन सब चीजों की उसको प्राप्ति हो जाएगी तब फिर देखिए उसको सम्मान की आवश्यकता है, यानी वो सब चीजें जब प्राप्त कर लेगा तो उसको लगेगा कि अब लोग मुझे सम्मान दें, लोग मेरा रेस्पेक्ट करें, समाज में लोग मुझे भी मेरे नाम से जाने। तो देखिए इसमें आत्मसम्मान और मान्यता की जो आवश्यकता उसको महसूस होगी, और फिर उसके लिए उसको प्रेरणा की जरूरत पड़ेगी। फिर देखिए और जो सबसे लास्ट है, सबसे हाईली है, वो 5वीं जो है वो क्या है, स्वयं को समझने की आवश्यकता। इसमें देखिए क्या होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यदि इस प्रकार की जो आवश्यकता होती है इसमें व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि की भावना, यानी अब उसे लगे कि नहीं मुझे जो चीज चाहिए थी मुझे अब हर चीज मिल चुकी है, अब वो अपने अंदर खुद से प्रेरित होना चाहेगा, यानी जिसको हम लोगों ने अभी पढ़ा था आंतरिक प्रेरणा। तो इस प्रकार की प्रेरणा देखिए व्यक्ति के अंदर क्या होगा, आत्मविकास और लक्ष्य की प्राप्ति का अनुभव। उसको लगेगा कि नहीं मेरा जीवन में जो कुछ भी लक्ष्य था मैंने अब प्राप्त कर लिया, अब वो खुद से अपने आप से आंतरिक रूप से प्रेरित महसूस हो। ठीक, तो इस प्रकार का सिद्धांत देखिए अब्राहम मास्लो के द्वारा दिया गया। अब देखिए इनको देखिए इन्होंने इस प्रकार से देखिए प्रदर्शित किया था। देखिए जो पहला स्टेज है वो देखिए जैविक मांग है, यानी फिजिकल नीड। दूसरा देखिए
सेफ्टी नीड है, तीसरा देखिए सोशल नीड है, चौथा नीड देखिए स्टीम नीड है, और सबसे जो उच्च है वो देखिए आत्मानुभूति यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और इन सभी नीड को प्राप्त करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए इन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। व्यक्ति जब जब अपनी नीड्स को प्राप्त करता जाता है तो फिर वो अगली नीड्स की तरफ आगे बढ़ता है, और एक ऐसा समय आता है कि व्यक्ति पूरी तरह से संतुष्ट होता है, तब कहा जाता है कि अब उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं। ठीक है, तो इस चीज को अभी आप लोगों ने ऊपर देखा, इसीलिए उन्होंने कहा था ये जो प्रक्रिया होती है वो चक्रीय रूप से चलती रहती है। ठीक है, तो इसका देखिए पूरे का जो हम लोगों ने पढ़ा, निष्कर्ष निकल के क्या आ रहा है कि प्रेरणा के जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि ये हमारे कार्यों को दिशा देती है और हमें लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। आंतरिक और बाहरी प्रेरणा दोनों अपने अपने स्थान पर उपयोगी हैं। एक संतुलित और प्रेरित जीवन जीने के लिए हमें अपनी आवश्यकताओं और लक्ष्यों के आधार पर प्रेरणा के स्रोत को समझना चाहिए। इसमें कहा जा रहा है कि आंतरिक प्रेरणा भी जरूरी है, बाह्य प्रेरणा भी जरूरी है। हमें अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जब जिस प्रकार की प्रेरणा की जरूरत पड़े हमें उसका सहारा लेना चाहिए। लेकिन यदि सबसे बेहतर प्रेरणा के रूप में देखा जाए तो आंतरिक प्रेरणा को माना जाता है। क्यों? क्योंकि वह दीर्घकाली होती है और अस्थायी होती है, परमानेंट होती है। जब तक आपको अपने से संतुष्टि न मिले तो आपको बहुत कुछ दे दिया जाए उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आपका अपना मन खुद संतुष्ट है तो आप कम चीजों में रहेंगे, कम चीजों का इस्तेमाल करेंगे, अधिक सुख सुविधा नहीं भी पाएंगे, लेकिन आप उसमें भी सुखी महसूस करेंगे। तो इन सारी चीजों का हम लोगों ने आज की क्लास में अध्ययन किया। इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन सीटेट में भी आते हैं और विभिन्न प्रकार के टीचिंग रिलेटेड जो एग्जाम होते हैं उनमें भी आते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को यह क्लास पसंद आई होगी, और मेरे साथ इतने देर तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।